हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने ओनली 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ गैप? गैप की फुल फॉर्म क्या होती है? गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आखिर ये गैप होता क्या है? देखिए, जैसे इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिनको जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया है। मीन्स अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है और वो हर एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है जिसको आप जनरली एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये वही है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, ये होते क्या है, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के हो सकते हैं, एक नेशनल लेवल पर होते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। जो नेशनल लेवल पर होते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ठीक है, अपने लेवल पर फॉलो करती है। और जो इंटरनेशनल होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, मीन्स कुछ एक कंट्रीज़ के लिए जो कॉमन होते हैं। अब बात यह आती है कि अगर एक कंट्री में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है और अगर कोई दूसरी कंट्री उस कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम सबको अलग तरीके से रिकॉर्ड करती है। बट अगर किसी दूसरी कंट्री की बात करें तो वो उसे अलग मान रही होती है। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो यहाँ पर उसी के साथ ही जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसका एक न्यू वर्जन लेकर के आए जिसको बोला IFRS। ये क्या थे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड थे। ये क्या हुआ, इसके अंदर इस तरह के स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की गई है जो हर एक कंट्रीज इसको फॉलो कर सकती है। इसमें क्या आया कि कंट्रीज के पास में दो ऑप्शन थे कि वो या तो IFRS को बिल्कुल एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, जैसे हैं बिल्कुल वही अडोप्ट कर ले, या फिर वो अपने इनके अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम कर ले, ठीक है। तो हमारी कंट्री ने क्या किया, अब इंडिया में पहले क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो कि उसका नेशनल गैप था। अब इंडिया को भी ज़रूरत पड़ती है FDI की और इंडिया भी चाहती है कि अदर कंट्री उसकी कंट्री में आकर के इन्वेस्ट करें। तो क्या किया, इंडिया ने IFRS को अडॉप्ट करने की बजाय उसको कन्वर्स कर लिया। सेकंड ऑप्शन रहता है कन्वर्स करने का। तो IFRS से मिलते जुलते हमने अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम कर लिए और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी IFRS फॉलो करता है बिल्कुल उसी की तरह फॉलो करते हुए थे, ताकि अदर कंट्री अगर हमारी कंट्री में आती है तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये बिल्कुल IFRS को कंप्लाई करते हुए बनाए गए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी आगे देखते हैं। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले एक बार ये देखें कि कौन सा नहीं है। तो ये देखने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, देखिए, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कॉमन set of principles, standards and procedures that define the basis of financial accounting policies and practices। क्या होते हैं ये स्टैंडर्ड? ये कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो हर एंटिटी को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके उनके अकाउंट्स में, कंपैरिजन किया जा सके, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ सके उनके अकाउंट में। तो ये सब सोचते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए जाते हैं ताकि वहाँ पर अगर किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अकाउंट से कंपैरिजन करना पड़े तो वो कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए तो उनके ऑब्जेक्टिव में पूछा है कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं था। देखिए, यूनिफॉर्मिटी लाना तो इसका ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल। और फिर कह रहा है कि कंसिस्टेंसी लाना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हमने एक साल में कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया है तो नेक्स्ट ईयर हम कौन सी पॉलिसी या मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये भी मैटर करता है। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि एक साल जो हमने मेथड फॉलो किया नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी वही मेथड फॉलो किए जाएं। तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करने की कोशिश करता है। फिर आता है इंश्योर कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल ये तो इसका मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद है टू रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था बट इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कुछ, बट ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। ओके। उसके बाद आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IFRS। अभी हमने IFRS को देखा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो डी हमारा आंसर हो गया। ओके।
उसके बाद आता है व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म्स। ये पूछ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना था। उससे पहले एक बार देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या प्रोसेस रहती है, वो बनता कैसे है, वो सब लिखा है। तो एक बार इसको देखते हुए चलते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आईसीएआई क्या होता है, ये हमारे इंडिया की टॉप बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है। बनाने का काम किसका है, आईसीएआई का है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये आया कब था, 1 जुलाई 1949 को आया था। ठीक है, इसने क्या किया है, अपने अंडर एक बोर्ड को सेटअप किया हुआ है जिसको ये काम देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का। ठीक है, और ये कब आया था, 1977 में आया था। एएसबी इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, अब एएसबी को काम दिया जाता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करे। तो वो खुद से ऐसे नहीं कि जो उसके मन में आता है बैठ करके वो प्रिपेयर करके दे देता है कि ये लो बन गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं होता है। उसे अगर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना है तो उसे काफ़ी आगे एंटिटीज़, कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनसे उसे डिस्कस करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में उसको फाइनलाइज करवाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद जा करके ये इशू हो पाते हैं। ठीक है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, कंसल्ट करेगा या डिस्कस करेगा कुछ एक बॉडीज से, जैसे सेबी से, फिक्की से, एसोचैम से। तो इन बॉडीज से वो डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है कि किस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के। फिर क्या करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट है वो उसको सबमिट कर देता है, मीन्स रेडी कर देता है, और फिर बाद में उसको नाफरा के पास में सबमिट करता है। नाफरा चेक करता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएसबी बना रहा है या उसके बारे में जो बात कर रहा है क्या वो बिल्कुल ठीक है, क्या उसको इश्यू किया जा सकता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये रिकमेंड करता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एमसीए को। ठीक है, एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई करने का राइट है वो एमसीए के पास है। तो नाफरा एमसीए को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड कर देता है और एमसीए क्या करता है, उसको नोटिफाई कर देता है। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस समझ में आ रही है आपको। पहले आता है आईसीआई जो कि टॉप बॉडी रहती है, उसने अपने अंडर एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको वो काम देता है। एएसबी, एएसबी अकेला कोई डिसीजन ले नहीं सकता, तो उसको कंसल्ट करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है कुछ एक बॉडी से। उसके बाद ही वो ड्राफ्ट रेडी करता है और फिर नाफरा को भी दिखाता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। नाफरा फिर रिकमेंड करता है एमसीए को और एमसीए उसको नोटिफाई करता है। क्लियर। उसके बाद क्या आता है कि एप्लीकेबिलिटी बोली गई है कि कैसे ये एप्लीकेबल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। या हम बात कर रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो कैसे एप्लीकेबल हुए थे। वो हम बोल रहे हैं कि दो तरह के हो सकते हैं, एक वॉलेंट्री या एक मैंडेटरी। देखिए वॉलेंट्री में क्या था कि हर एक कंपनी को ये बोल दिया गया कि आपकी मर्जी है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें या ना करें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो 1/4/2015 था उस टाइम पर बोला गया वॉलेंट्री। बट 1/4/2016 और 17 में दो बार अमेंडमेंट हुए और वहाँ पर मंडेटरली बोल दिया गया कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन फॉलो कैसे कैसे करने पड़ेंगे, कुछ एक कंडीशंस के साथ में। देखिए कैसे, जो 1/4/2016 जो फर्स्ट फेज था उसमें बोला गया कि हर एक जो कंपनी है चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, उसकी नेट वर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने ही पड़ेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आया सेकंड फेज जो 1/4/2017 का था, उसमें बोला गया कि हर लिस्टेड कंपनी को तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट अनलिस्टेड कंपनी के लिए कंडीशन क्या बताई गई कि जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है या इक्वल है उन्हें तो फॉलो करने ही है। और अब ये लेस वाली कंडीशन तो हम ऊपर बता चुके हैं, मीन्स यहाँ पर अब 250 करोड़ वाली कंडीशन भी डाल दी गई अनलिस्टेड कंपनी के लिए। फिर बात आती है कि अगर नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है तो बता दिया गया, बट अगर कम है तो वो क्या करें। अगर ज़्यादा है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें, बट अगर कम है तो वो ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें, वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ओल्ड चलते हुए आ रहे थे।
ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 1/4/2016 में सभी कंपनीज को जो लिस्टेड थी, अनलिस्टेड थी, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको बोला गया कि आपको मंडेट है, करना ही पड़ेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो। उसके बाद में 1/4/2017 के बाद बोला गया कि हर एक लिस्टेड कंपनी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, उसे ही फॉलो करना है। और जो 250 करोड़ से कम रहेगी, उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अभी हमने देखा वो 1977 में फॉर्म हुआ था। ओके, उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय इंडियन। हमसे पूछा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है। अभी हमने देखा इशू करने का जो राइट दिया गया वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। देखिए, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है, उसने कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस की बात की गई है। वो ये बात करता है कि कुछ एक असम्पशंस हैं, वो कितनी है? 3, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमें अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं। बट अगर इनमें से हम किसी एक को भी फॉलो नहीं करते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमें अलग से डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं कुछ, उनको फॉलो नहीं कर रहे। ऐसा कुछ करके हमें एक स्पेशल नोट दे करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वे देखिए कौन सी है 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस। वो 3 है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न ये होता है कि हमारा जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, ये सोच करके हम चला रहे हैं। उसको हम आने वाले टाइम में 2 या 3 ईयर में बंद करेंगे, ऐसा सोचकर हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 साल अगर कुछ मेथड या पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हम उन मेथड्स या पॉलिसीज़ को फॉलो करते रहेंगे, तो कंसिस्टेंसी रखेंगे हम। अक्रूवल ये बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो। आप ये मत देखो कि आपको कैश में पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ट्रांजैक्शन हो गई तो रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, मीन्स आपको सर्टेन होना चाहिए कि आपको उसका पैसा या रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अक्रूवल। तो ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। ये अगर ऐसे कौन से फ्रेमवर्क हैं या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो ये बताती हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपेरिजन को ईजी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसकी बात करता है? ये बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये कहता है कि हमें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना चाहिए कि हम कौन से मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, और अभी हमने देखा कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं जिसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की। देखिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? इसके अंदर इन्वेंट्री जो वर्ड यूज किया जाता है उसमें क्या क्या आता है? क्या सिर्फ वो रॉ मटेरियल की बात करता है, या वो वर्क इन प्रोग्रेस की बात करता है, या फिनिश्ड गुड्स की बात करता है? यस, वो सभी की बात करता है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। इनकी एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन में ही डाल करके कर रही हैं। ठीक है, और इनकी जो ट्रिक है इनको कैसे याद रखें, जब ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ में भी आपको लर्न करवा दूंगी। ठीक है, आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट अप्लाई विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वेंट्री। ये बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री जब हम वर्ड बोलते हैं तो कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई इन्वेंट्री है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो किया जाता है AS7 में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स की जो इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है, वो यहाँ पर नहीं आता।
फिर आता है शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज इन्वेंट्री इन ट्रेड। मीन्स अगर शेयर्स डिबेंचर्स को भी आप इन्वेंट्री की तरह ट्रेड में ले रहे हो तो फिर आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, मीन्स इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं बताएगा। कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अगर लाइव स्टॉक की या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर इन्वेंट्री है तो उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं बताता है। वैसे एक्चुअली इसके बारे में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पर अब ये क्लियर कर लें हम कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ना तो हमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेंट्री के बारे में बताएगा, ना ये सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताएगा, ना ये शेयर्स डिबेंचर्स को लेकर के उनकी इन्वेंट्री के बारे में बताएगा, ना ये लाइव स्टॉक्स या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज के बारे में बताएगा। ओके। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेज। अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री और उसकी कॉस्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? उसकी कॉस्ट में आता है उसको खरीद करके लाते हैं तो उसकी कॉस्ट इसमें हम डालते हैं। अगर उसको कन्वर्ट करा जा रहा है, मीन्स जब रॉ मटेरियल को मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस में ले रखा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, तो जो कन्वर्जन की कॉस्ट है वो भी इसमें आती है। फिर आती है अदर कुछ कॉस्ट आती हैं जिससे जैसे कि उसको स्टोरेज करके रखा हुआ है, उसको रखने की जो कॉस्ट आ रही है, उसकी डिज़ाइन की कॉस्ट आ रही है, तो ये सब भी किस में आती है? इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी। क्लियर। उसके बाद आता है इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखिए हम ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है उसको हम जो उसकी कॉस्ट और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट हमें इसके बारे में बताता है? ये कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है कंजर्वेटिज्म। वो ये बोलता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करो तब भी चलेगा, बट अगर आपको लगता है कि कोई लॉस अराइज हो सकता है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना ही है। तो ये कौन सी कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। ठीक है। और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ही बताया गया है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी देखिए हम बार बार नेट रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम कई बार गलत ले लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो वर्ड है हम ये यूज कर रहे हैं इन्वेंट्री के लिए, या आप बोल सकते हो फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो फिनिश्ड गुड का मतलब ये वो वाली इन्वेंट्री जो अभी तक सेल नहीं हुई है, मीन्स जो माल बिका नहीं है और हमारे पास पड़ा है, तो हम उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो आप उसको सेलिंग प्राइस नहीं बोलोगे, उसको हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोलेंगे, क्योंकि वो बिका नहीं है, हम एस्टिमेशन ही तो लगा रहे हैं कि वो कितने में बिक सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा एस्टिमेटेड, लेकिन ओनली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को देखकर आप नहीं पता लगा सकते कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू तभी पता चल सकती है जब आप उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी माइनस करके चेक करोगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहता है बी, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से जब हम एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तब हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलती है। क्लियर। उसके आगे है फ्रेंड, उसके आगे के क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड आप इन्हें एंजॉय करिए और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, और अगर आपको लगता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या इनमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू ऑल।